हेलो नमस्कार। आज हम सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोशल साइंस का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस इस क्लास में है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा किस टाइप से पेपर आ रहा है और हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रातः अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को, उसके बारे में पूछा है। फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रातः अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी में दिया है नेपोलियन का उदय, ऑप्शन सी में दिया है जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो 1789 जो है ये फेमस डेट है। 14 जुलाई अगर पूछा जाए फ्रांस में क्रांति कब हुई थी तो 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। अब देखिए 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रातः अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ तो फ्रांस की क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब होती है 14 जुलाई 1789 में। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी क्योंकि जो वहां का राजा था लुई 16। फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16 वहां का राजा था। तो लुई 16 ने कर बढ़ाने की बात की थी। और कर कौन देते थे, अन्य वर्ग के लोग, ना तो कुलीन वर्ग के लोग देते थे ना ही पादरी वर्ग के लोग। जो किसान गरीब थे, बेरोजगार थे, मजदूर जो थे वो कर देते थे। तो लुई 16 ने जब कर बढ़ाने की बात की थी उस टाइम पर फ्रांस में लोगों ने क्रांति की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मुसोलिनी ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया है गैरीबॉल्डी ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है तो बिस्मार्क को। ऑटो आन बिस्मार्क को जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसका श्रेय दिया जाता है। इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने ऑटो आन बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनंद मठ। ये जो हमारा आनंद मठ है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक को किसने लिखा था। अच्छा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ पर हमें बताना है कौन थे। आनंद मठ जो उपन्यास है उसके लेखक कौन थे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी में है शरत चंद्र, ऑप्शन नंबर डी में है स्वामी विवेकानंद। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो आनंद मठ है, इसी आनंद मठ से जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम वो लिया गया। आनंद मठ उपन्यास से क्या लिया गया है, राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो लिया गया। राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत हमारा किससे लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास से। इसके लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है IMF को कब स्टैब्लिश किया गया था या फिर इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे। देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और कब स्थापना हुई थी अगर पूछा जाएगा कब स्थापना हुई थी तो बताएंगे 1944 में, 1944 में अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है तो हेडक्वार्टर बताएंगे USA का शहर है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। कहाँ पर हुआ था, वाशिंगटन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन
DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसका प्रमुख गुण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। ऑप्शन सी दिया प्रगतिशील सरकार। ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। तो हम जानते हैं जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसका प्रमुख गुण कौन सा है? राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण और प्रगतिशील सरकार, ये तीनों जो है लोकतंत्र के प्रमुख गुण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कब लागू किया गया, ये पूछा गया है। 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 1 जनवरी को, या फिर यहाँ पर दिया है 26 जनवरी को। तो हम जानते हैं हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त को। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा जा सकता है, इसमें पूछ सकते हैं कि किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946 में आता है और ब्रिटेन से भारत आता है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं क्लेमेंट एटली, वो उसको भेजते हैं कैबिनेट मिशन को भारत। मार्च 1946 में भारत आता है और संविधान सभा का गठन करता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये पूछा जाएगा। यहाँ पूछा है लागू कब हुआ, अगर गठन पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन कब हुआ तो हम बताएंगे 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। किस मिशन से संविधान सभा को बनाया गया? तो कैबिनेट मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? हमारे जो भाषाएं हैं उसको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी दिया है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी दिया 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी दिया है 12वीं अनुसूची में। तो हमारे संविधान में जो भाषाओं का उल्लेख है वो किस अनुसूची में दिया गया है? टोटल अनुसूचियां कितनी हमारे संविधान में, ये पूछ सकते हैं। कुल अनुसूचियां कितनी है? कुल अनुसूचियां यानी शेड्यूल कितनी है? कुल अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? तो हम बताएंगे जो टोटल अनुसूचियां हैं कितनी है? 12। कुल अनुसूची 12 है। कुल अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? अनुच्छेद पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो हम बताएंगे 395 अनुच्छेद है। भाग पूछा जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो हम बताएंगे 22 भाग है। ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल अनुसूचियां कितनी है? 12। अनुच्छेद कितने? 395 और भाग कितने हैं? 22 भाग है। पूछा है भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और हमारे हिंदी जो है, हिंदी हमारी राजभाषा है, इसको किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 343 आर्टिकल नंबर 343 343 क में या 343 क ए बोल सकते हैं, उसमें रखा गया है। हिंदी हमारी राजभाषा, इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? सूचियां कितनी है? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उनको किस अनुसूची में रखा गया है? अच्छा, यहाँ पूछा है राज्य सूची का विषय कौन सा है? कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। संघ सूची में जो कानून है वो बनाने का अधिकार किसको होता है? सरकार को होता है, केंद्र सरकार को। राज्य सूची में राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं केंद्र और राज्य दोनों सरकार। सूचियां अगर पूछा जाए कुल कितनी, अच्छा यहाँ पर देखिए पूछा है राज्य सूची, हाँ कितनी सूची है? तो 3 है। कौन कौन सी? पहला है संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? जो केंद्र सरकार है। और दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। अगर हमसे पूछा जाए कि इन सूचियों का उल्लेख, जो तीनों सूचियां हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में किया गया है, तो हम बताएंगे 7वीं अनुसूची में इन सूचियों के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में जैसे भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाएं जोड़ी गई थी, ऐसे ही 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर
कानून कौन बना सकता है? केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती हैं। आगे देखेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि राज्य सूची का विषय है। तो देखिए, प्रतिरक्षा, जो रक्षा है ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। ये संघ सूची का विषय है, इस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। बैंकिंग भी संघ सूची का विषय है और मुद्रा ये भी संघ सूची का विषय है। लेकिन जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। पुलिस राज्य सूची का विषय होगा। और समवर्ती सूची का विषय क्या है? जैसे शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पर हमने देखा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, रबी की फसलों के बोने, यहाँ पर होगा बोने, रबी की फसलों के बोने का समय है। कौन सा समय होता है? जब रबी की फसलें बोई जाती है। रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल क्या होती है? फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है? देखिए, कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, या फिर अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च से मई में बोई जाती है, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है अगस्त से अक्टूबर तक बोई जाती है। तो जो रबी की फसल होती है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। और जायद की फसल क्या होती है? जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब होते हैं, तरबूज, ये सब जायद की फसल होती है। तो यहाँ पे पूछा है रबी की फसलें कब बोई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। जैसे सरसों हो गया, चना, दाल, गेहूं, ये रबी की फसल आएंगी। और धान, बाकी बात करेंगे, धान हो गया, और बात करेंगे ज्वार, बाजरा, ये सब होती है खरीफ की फसल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कृषि का आर्थिक क्षेत्र है। कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या चतुर्थ क्षेत्र में? तो कृषि किस क्षेत्र में आता है? हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? जो डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेस होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगे? और जो कच्चे माल भी होते हैं वो भी इसमें आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे इसमें मत्स्य पालन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, खनिज पदार्थ जो होते हैं, कच्चे माल वो आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जो कच्चे माल से पदार्थ बनाए जाते हैं वो आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं सेवा के क्षेत्र आते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ये सब आएगा तृतीय क्षेत्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कृषि किस में है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 9 है, निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा होती है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में खनिज तेल, ऑप्शन बी में दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सौर ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होती है? जिनका हम यूज करें और वो समय के साथ खत्म हो रही है, जैसे खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत में आएंगे। लेकिन जो गैर परंपरागत है इसमें आएगा सौर ऊर्जा, सनलाइट इसमें आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जो सोलर एनर्जी है इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1991 में, ऑप्शन बी दिया 1992 में, 1992 में, ऑप्शन सी दिया 1993, ऑप्शन डी दिया 1994 में। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो। ये कहाँ पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? देखिए, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? सबसे पहले ये जानेंगे, ब्राजील का शहर है, ब्राजील का जो शहर है, ब्राजील का शहर कौन सा है? ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो। क्या शहर है? रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील का शहर है जेनेरो। यहाँ पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1992 में हुआ था। कहाँ पर? ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन कौन सा है? और अजैव संसाधन के बारे में पूछा जा सकता है। लोहा, तांबा, मत्स्य पालन और चट्टानें। जैव संसाधन जैसे कि ये जो मत्स्य पालन है जैव संसाधन, इसमें जीवित यानी सजीव लोग आते हैं। और जो अजैव संसाधन पूछा जाएगा जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चट्टानें हो गई, ये मृत जो निर्जीव होती है वो अजैव संसाधन में आते हैं। तो जैव संसाधन में क्या आएगा? मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? बांग्लादेश जो ग्रामीण बैंक है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1969 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1970 में, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1979 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1967 में। तो जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की इसकी स्थापना होती है 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र, देखिए भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी दिया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी दिया है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी दिया है अहमदाबाद में। तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जिसे हम कहते हैं टिस्को, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? कानपुर में, मुंबई में, जमशेदपुर में। तो आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा जमशेदपुर। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में, झारखंड में पड़ता है जमशेदपुर। यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? कॉर्न लॉ क्या होता है? कॉर्न लॉ होता है ये विशेषकर आयातित जो अनाज होते थे, आयातित अनाज पर लगाया जाता था, खासकर ये गेहूं पर, जौ पर लगाया गया ऐसा कानून है कॉर्न लॉ। तो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस से, ऑप्शन डी दिया है ब्रिटेन से। तो ये किस देश पर लगाया गया था? ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर होगा, ब्रिटेन में लगाया गया था। कॉर्न लॉ जो कानून है विशेषकर आयातित अनाज पर जैसे गेहूं और जौ पर लगाया जाने वाला था, ब्रिटेन में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? आर्थिक विकास कैसे हो सकता है इसका लक्ष्य बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया रोजगार, ऑप्शन नंबर बी दिया उपभोग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी दिया स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से सभी। तो पूछा है कौन सा आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, इसका सोर्स यानी इसका लक्ष्य क्या है? रोजगार हो सकता है, उपभोक्ता में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक विकास के लिए ये सभी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन 16 में पूछा जा रहा है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो किससे बना होता है? जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन ए में दिया है जलोढ़ मृदा से, काली मृदा से, लेटराइट मृदा से या मरुस्थलीय मृदा से। तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान वो किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। जैसे खासकर यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये जो उत्तरी मैदान है ये किससे बने होते हैं? जलोढ़ मृदा से। तो ऑप्शन नंबर सी ए जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। कौन कौन से राज्य आएंगे? यूपी, बिहार, जो पंजाब है ये सब आते हैं, हरियाणा है इसमें आते हैं। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना होता है? जलोढ़ मृदा से। ये अधिक उपजाऊ होता है गेहूं के लिए, गेहूं इसमें अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा काली मृदा। काली मृदा में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। कपास को मुख्य रूप से काली मृदा में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो किससे संबंधित है? स्वर्ण खनन से। ऑप्शन बी दिया है महा राजमार्ग उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी दिया है रेल परिवहन के विकास से, ऑप्शन नंबर डी दिया है बाघों के संरक्षण से। तो यहाँ पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की टोटल लंबाई है 5846 किलोमीटर और ये किन महानगरों को जोड़ती है? 4 महानगरों को। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वो 4 महानगरों को जोड़ती है। कौन कौन सा है? दिल्ली है, दिल्ली को जोड़ती है, मुंबई, दूसरा मुंबई है, मुंबई, तीसरा हो गया चेन्नई और कोलकाता। इन 4 महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर और ये स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये किससे संबंधित है? महाराजमार्ग उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसने 1928 में बारडोली सत्याग्रह को सफल किया था? ऑप्शन नंबर 18 में पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1928 में, ये भी पूछा जा सकता है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। सत्याग्रह 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारडोली सत्याग्रह के उपरांत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी के द्वारा
द्वारा दी गई थी। तो किसने सत्याग्रह को सफल किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद वाली जो सत्याग्रह है, इसके बाद ही गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए साइमन कमीशन भारत कब आता है? साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1925 में, 1936 में, 1930 में या 1928 में? तो साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। साइमन कमीशन भारत आता है और भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, क्योंकि जो ये साइमन कमीशन है इसमें 7 सदस्य होते हैं। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं तो बताएंगे 7 मेंबर होते हैं। और ये 7 मेंबर कैसे होते हैं कि अंग्रेज होते हैं। इसमें साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होते, इसमें सब अंग्रेज होते हैं। ये भारत आता है 1928 में। साइमन कमीशन का गठन पूछा जाएगा तो 1927 में हो चुका था, लेकिन ये भारत आता है 1928 में। इसमें 7 सदस्य अंग्रेज होते हैं, जिसलिए भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। और विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में उनको चोट लगती और उनकी मृत्यु हो जाती। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय किस लीडर्स की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ये भारत आता है 1928 में। और भारतवासियों ने साइमन कमीशन को किस नाम से पुकारा था? तो भारतवासियों ने साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा था। व्हाइट कमीशन क्यों कहा? क्योंकि इसमें सभी जो मेंबर्स थे वो कैसे थे? अंग्रेज थे। तो इसलिए भारतवासियों ने इसको साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर कावेरी नदी पर? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में स्थित है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। आगे हम देखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर 20 MCQ क्वेश्चंस को देखा। ये सभी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना चैप्टर पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा रिवीजन अच्छे तरीके से हो और हम अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।